अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी लवली गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली लिसनर्स। उम्मीद है कि अब आप लोग इस तीसरे घंटे में प्रोग्राम के हमारे साथ रहेंगे और आज हम खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे दुनिया की तमाम मिडवाइफ्स को। और ये साल भी जो है ऑफ कोर्स 2020 को करार दिया है द ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो आज मेरे साथ ऐसी ही दो बड़ी प्यारी, और इनका बेसिकली ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की हैं, मगर क्योंकि हमारे प्यारे से डॉक्टर शेर शाह जो कि हमारे घर के डॉक्टर बन चुके हैं, ये उनके साथ अब जनाब थोड़ा सा वक्त गुजार के आ रहे हैं क्योंकि तमाम मिडवाइफ्स वहाँ इकट्ठी हुई थी। और आज मेरे साथ जनाब मिडवाइफरी की जो प्रेसिडेंट हैं अरुणसा लखानी साहिबा, ये हमारे साथ हैं, और साथ में उनके एक मिडवाइफ हैं सादिया। दोनों डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। और वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू 105। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप तशरीफ लाए। कैसी हैं आप दोनों? गर्मी कैसी है बाहर? गर्मी का तो ना पूछे, आप बिल्कुल ना पूछे। नहीं पूछे, चले मैं नहीं पूछती। आपने हुक्म किया सादर, और हम नहीं पूछेंगे। आपका दिन है, आज हम आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं जनाब। दिन तो आपका है ना? तो बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। और दोनों आपसे सवाल करूंगी क्योंकि आप प्रेजेंट। और साहिबा ये बताइए कि आपका ये सफर शुरू हुआ और आपको ये, आप प्रोफेसर भी हैं जी, आगा खान में भी आप टीचिंग करती हैं मिडवाइफ्स को और नर्सेस को। क्या लग रहा है आपको कि ये फील्ड के अंदर कुछ पढ़ी लिखी खवातीन इंटरेस्ट ले रही हैं, उनका एहतराम हो रहा है हमारे माशरे में कि आज भी हम उनको एक नर्स समझते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है? क्या कोई रवैयों का फर्क आया है? ओवर द टाइम रवैयों का बिल्कुल फर्क आया है जी, लेकिन आ गया लेकिन अब भी जो स्टेटस मिलना चाहिए या जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अब भी उस मकाम तक हम नहीं पहुंच पाए। मैं मुआवजे पे भी आऊंगी, इसलिए ईमानदारी की बात है कि जिस तरह से हमेशा हम ये देखते हैं कि हर जगह आप लोग पहले आती हैं, डॉक्टर्स बाद में आते हैं। तो क्या आपको उस मुनासबत से आपका मुआवजा मिलता है जिस तरह से डॉक्टर्स को मिलता है? क्या हमारे मुल्क में वो मुआवजा आप लोगों को मिल रहा है, वो तमाम पर्क्स वगैरह? आर यू गेटिंग इट? Be very honest. Of course, I'll be very honest. So not really. Yes, we are the frontliners. जी, हम बेशक आगे पेश होते हैं, जहाँ पे माँ और बच्चे की जान बचाने और सेहत को भरपूर उसको मुहैया करने के लिए, सेहत मुहैया करने के लिए। लेकिन फिर भी वो पर्क्स तक तो मैं पहुंचू ही नहीं, लेकिन जो बुनियादी जो हमारी जो पे मिलती है या हमें जो टेक होम मिलता है, वो इतनी हमें भी मुश्किल है कि हम इसको कैसे अपने घर तक ले जाके अपने घर वालों की भी उसको हेल्प करें। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस जो हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, तो हमें लगता है कि ये बेलॉस खिदमत है। और वाकई आप ये फील करते हैं क्योंकि लोग, हाँ, इस वक्त देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यू नो, इट्स लाइक सो ये बेलॉस खिदमत है, और जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी माँ बचे, हमारा बच्चा सेहतयाब रहे, उसकी और उससे जुड़ी हुई फैमिली भी खुश रहे और इतनी सेहतयाब हो कि बच्चा और माँ दोनों आगे बढ़ सके। वो माँ बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको उसकी माँ मिले, जिंदा मिले उस वक्त जब वो पैदा हो, दुनिया में आए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जो हम निभाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं इसे बेलॉस कहूंगी। और सो जब ये सब काम करके जब आप घर जाते हैं तो शायद आप टेक होम नहीं देखते, लेकिन आप ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या अचीव किया और आपने क्या सर्व किया। दैट कम्स राइट। सो यस, मिडवाइफ का पेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि वो रिस्पेक्ट और वो हमें अहमियत मुल्की सतह पर, हमारे सूबाई सतह पर वो मकाम नहीं मिलता जिसके मिडवाइफ हकदार होती है। ओके, अब मैं जो मेरा दूसरा सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है, फर्ज कीजिए आपके पास रात को कोई इमरजेंसी डिलीवरी आ गई रात को, और आप नहीं है हॉस्पिटल में, कॉल आपको आती है
तो पहले आप पहुंचती हैं कि पहले डॉक्टर पहुंचता है? यूजुअली हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है जहाँ पर सी सेक्शन भी हो रहा है, क्या आप लोग सी सेक्शन कर सकती हैं? ये सिर्फ डॉक्टर कर सकता है? मिडवाइफ की स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में सिर्फ उसको नॉर्मल डिलीवरी ओके और नॉर्मल पेशेंट, लो रिस्क पेशेंट अलाउड है एज अ लॉ। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज ये मिडवाइफ के स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आता। ओके सो जहाँ पे अगर माँ की हालत पेचीदा हो या बच्चे की हालत पेचीदा हो तो उसमें डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। हम सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मौजूद रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, डॉक्टर की हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं पूरी प्रोसेस में, लेकिन हम उसको पर्सनली अकेले इंडिविजुअली अंडरटेक नहीं कर सकते, वो हमारे स्कोप ऑफ वर्क से बाहर है। ओके आप सादिया जी, आप मेरी जान बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। आपको कितना अरसा हो गया और किस तरह महसूस करती हैं, क्योंकि बड़ी अजीब सी आपको तकलीफ कभी देखती हैं, कभी तकलीफ देखती हैं, कभी खुशी देखती हैं, तो कैसा लग रहा है आपका ये सफर? देखिए मुझे एक जिंदगी को आप लोग रोज दुनिया में ला रहे होते हैं, है ना, हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत प्यारी। सो हम वो प्रोवाइडर्स हैं जो बड़े खुश नसीब हैं। बीइंग अ मिडवाइफ, जब हम इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं तो शायद जो बाकी जैसे नर्सेज हैं वो सिक पेशेंट्स की केयर करती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो घर जाती हैं तो थोड़ा गमगीन महसूस करती होंगी बिल्कुल। और एज अ नर्स मिडवाइफ हम भी नर्स के जब तरह सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं जब हम नर्सेज की तरह काम करते हैं। लेकिन जब मिडवाइफ घर जाती हैं तो बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि वो मौका इस तरह का होता है जो पैदाइश का वक्त होता है या हामला औरत की जब वो खिदमत कर रही होती हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो बेशक बहुत रिवॉर्डिंग है ये प्रोफेशन, लेकिन जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे मिडवाइफ्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, पीएचडी मिडवाइफ्स हैं जो कि दुनिया में काम कर रही हैं, जिनकी इतनी आला तालीम है, और हमारे मुल्क में उसकी बहुत जरूरत है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें और मिडवाइफ की एजुकेशन को बढ़ाएं ताकि वो भी उस लेवल पे आके काम कर सकें जहां पे उनका जो आम लोगों का रवैया है उनकी तरफ वो तब्दील हम कर सके। बेसिकली वो जो काम कर रही हैं, पीएचडी मिडवाइफ्स रिसर्च में ज्यादा होती हैं, लेकिन वो भी वही काम करती हैं, माँ और बच्चे की केयर करती हैं, और वो प्राइमरी टास्क है। उससे जो है वो हमारे मुल्क की बेहतरी नजर आती है, और आम लोगों को ये समझना होगा कि मिडवाइफ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस मुल्क की बेहतरी में, उनकी माँ और बच्चों की बेहतरी में। मेरा आपसे इस वक्त थोड़ा सा, हम आपके आने से पहले जो मेरा नॉर्मल प्रोग्राम होता है उसमें मैंने लोगों से एक सवाल किया था, और ये भी क्योंकि आप भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे आप मिडवाइफ्स हो, आपका ताल्लुक सेहत के दायरे से है। तो मेरा एक सवाल है कि आपके ख्याल में क्या ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस वक्त क्या खुल जाना चाहिए या नहीं? आप पहले मैं आपकी राय लूंगी रुखा साहिबा कि आप क्या महसूस करती हैं कि इस वक्त जबकि हम कोविड को अब हम इसको आई थिंक अपनी हाइट पे देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जितने मजदूर भी बाहर से आ रहे हैं, कुछ बेरोजगार होके आ रहे हैं, कुछ वहां से भेजे जा रहे हैं, 90% जो हमारे मुसाफिर आ रहे हैं पाकिस्तानी घर, उनमें कोविड पॉजिटिव सामने आ रहा है। अच्छा, अब वो क्वारंटीन में रहते हैं, कुछ भाग जाते हैं, तो उस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ईद की भी आमद है। आपके ख्याल में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल अपनी जो आपकी राय है आप बताइए हमें। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं अपनी राय इस वक्त देना चाहूँ, मेरे हिसाब से नहीं। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ हम में से लोग जो है ना वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियसली बिहेव कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग इससे वो ऐसा है कि ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ नहीं है,
यू नो, ना सीरियसनेस आ रही है, ना प्रॉम्प्टनेस आ रही है, ना वो सारे स्टेप्स कर रहे हैं जो हमें बताए जा रहे हैं खबरों के जरिए, टीवी में, आपके रेडियो चैनल के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जितना हुकूमत कोशिश करना चाह रही है, हमें चाहिए कि हम उनके साथ चलने की थोड़ी कोशिश करें ताकि हम इससे बहुत जल्दी बाहर आ सकें। जितना हम एक दूसरे से क्लोज कनेक्टेड विदाउट प्रोटेक्शन, अगर हम जितना बाहर रहने की कोशिश करते हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड है, स्प्रेड के चांसेस मेरे हिसाब से इस वक्त ज्यादा हो सकते हैं। दो पाकिस्तान में, सिंध में, इंक्लूडिंग सिंध, रिपोर्ट बड़े कम हो रहे हैं केसेस, शायद टेस्टिंग ही इतनी नहीं हो रही, इसलिए हम रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। शुक्र है खुदा का, डेथ्स कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये शो करें कि वी आर परफेक्ट और वी हैव नो प्रॉब्लम्स। वी हैव टू ओपन आवर आईज, ईयर्स एंड थिंक थ्रू के देयर इज अ प्रॉब्लम, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। ये करने की जरूरत है। हम लॉकडाउन, जैसे मैंने भी पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हम लॉकडाउन बच्चों को दिखाने बाहर ना ले जाएंगे, चले हम लॉकडाउन देखने चलते हैं। जी बिल्कुल। यू नो, सो दैट इज समथिंग दैट टेल्स अस कि कम ऑन, खुदा के वास्ते सीरियस हो जाए जी। तो अगर गवर्नमेंट अगर बहुत हद तक जितनी भी कर रही है, हमारी गवर्नमेंट के पास जितने भी वसाइल हैं, उस वसाइल से वो कुछ करने की कोशिश कर रही है, तो हम अपनी एज अ सिटीजन हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर सवाल करते हैं, अभी ये सवाल मैं सादिया से भी करूंगी। सादिया, आप क्या महसूस करती हैं कि इसमें कसूर ज्यादा किसका है, आवाम का या हुकूमत का? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। देखें, हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है अपने शोल्डर्स पे। शाबाश। तो हमारी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो फॉलो करें। एज अ मिडवाइफ, इन इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ में मुझे ये हाईलाइट करना जरूरी है कि देखें, आज मैं देख रही थी तो तकरीबन 13% के करीब जो है वो फीमेल्स इफेक्टेड हो गई हैं कोरोना से। अब हमारी फर्टिलिटी को रेट को देखते हुए आई एम वेरी श्योर कि मेजॉरिटी जो होंगी फर्टाइल एज में हैं, जो औरतें, वो 13% हैं जो फर्टाइल एज में हैं और वो इफेक्टेड हो गई हैं कोरोना से। अच्छा, भी कोरोना होगा उसको? सॉरी, बच्चों को कोरोना हो सकता है? उसका जवाब मैं अभी 2 मिनट में दे रही हूँ। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए, ये औरतें जो हैं वो फर्टिलिटी अपने फर्टाइल पीरियड में हैं और कुछ जो है वो हामला होंगी, कुछ प्लान कर रही होंगी, कुछ जचकी के अमल में, कुछ जो है वो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी। उनको उनके लिए जो है वो उनकी कुव्वत मुदाफियत के हवाले से या उनके प्रेगनेंसी का जो हमल का जो नॉर्मल दौरानिया है उसमें वैसे ही औरत जो है वो हाई रिस्क होती है, तो वो रिस्क पे है। अब उनकी केयर करना, फिर मिडवाइफ जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो उन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर पहले से ही जो है वो बर्डनाइज्ड हैं और बर्डनाइज हो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना हमें बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं और इस तरीके से हम दूसरों को भी बचा सकते हैं इस पेंडेमिक में। जो आपका सवाल है कि बच्चे में मुंतकिल, तो देखें, अब तक की जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि माँ के दूध में इसे नहीं पाया गया है, ना ही जो फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं उसमें भी नहीं है। लेकिन बच्चे में कुछ ऐसे कुव्वत मुदाफियत के कुछ खलिए मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि हो सकता है कि ये बच्चे में दौरान हमल ट्रांसफर हुआ हो। तो अभी तक तो बहुत कम रिसर्चेज हैं जो पक्का ये बता सकें, और इसके फ्यूचर इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत नया है ये वायरस हमारे लिए। तो माँ और बच्चों के लिए हिफाजत की तदाबीर इस्तेमाल करना और मिडवाइफ्स को बताना औरतों को कि आपके लिए बेहद जरूरी है कि इस नई बीमारी के से पहले अपने आप को महफूज रखें। तो बाहर जितना लोगों के साथ मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, खतरा बढ़ता जाएगा, खतरा कम नहीं होगा। फर्ज कीजिए एक औरत हमल के दौरान है और उसके घर में जो है कुछ कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो है, कितनी भी आइसोलेशन में है, उस औरत को कितना खतरा है उस वक्त? अजीब चीज है ना, मतलब बड़ा मुझे तो बड़ा खौफ हो रहा है ये सोच के। अब
बिल्कुल। तो जो सादिया कह रही थी कि रिसर्चर्स यही कह रही हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, कि वो औरत उतनी ही रिस्क पे है जितने घर के बाकी अफराद रिस्क पे है। अल्लाह गनी। ठीक है, लेकिन Okay. उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो एक बच्चा, उसके अंदर एक बच्चा भी कैरी कर रही है। वो अभी तक ये नहीं है कि बच्चे में ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो रिस्क पर उतनी ही है जितने घर के बाकी अफराद हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक तमाम लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन सादे की बात को कंटिन्यू करते हुए कि जितनी हम ये इस मिडवाइफरी डे के हवाले से हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपनी मिडवाइफ को कि उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। वो अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि अगर वो मुतासिर हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके क्लिनिक में या उसके हॉस्पिटल में या उसके घर में वो आने वाली माँ को भी मुंतकिल हो सकता है, वो बच्चों को भी मुंतकिल कर सकती है। तो मिडवाइफ्स शुड मेक श्योर कि वो अपनी केयर बहुत ज्यादा करे, अपने लिए प्रिकॉशंस करे। उसे ऐसा लगता है, उसे जरा सा भी शक व शुबा है कि मुझे शायद ये इन्फेक्शन है, तो उसको मेक श्योर करे कि वो अपना टेस्ट करवा ले, अपनी जांच पड़ताल पूरी करवा ले। टेस्ट के लिए कहाँ जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो डबल रिस्क पे है, तो टेस्ट के लिए कहाँ जाए? अब आप ये बताइए, क्योंकि टेस्ट का भी एक मसला हो रहा है कि कहाँ जाया जाए। कोर्ट के टेस्ट हर एक नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि सिर्फ जब किया जाए जब आपको लग रहा है कि कुछ अलामात। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छा काम, प्राइवेट अस्पताल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम लीजिए आप। जैसे चूंकि मैं आगा खान अस्पताल में काम करती हूँ, तो वहाँ पे फोन जो है वो एक हेल्पलाइन डेडिकेटेड है, जहाँ पे पहले वो फोन में टेली स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि उन्हें ये बताता है कि टेली स्क्रीनिंग क्या होती है, लोगों को बताइए। वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो सवालात करते हैं, और वो उन सवालात के बिना पे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो शख्स है जो कॉल कर रहा है, ये कितना रिस्क पे है कोविड के लिए। जी। तो जो कुछ अलामात हैं, कुछ हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद फिर वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप हाई रिस्क पे हैं, मॉडरेट रिस्क पे हैं या लो रिस्क पे हैं। जो मॉडरेट और हाई रिस्क कैटेगरी के लोग होते हैं, और या फिर जिनको सिम्टम्स होते हैं, उन्हें डायरेक्ट किया जाता है फॉर टेस्टिंग, और फिर वो टेस्टिंग के लिए आए। तो ये तरीकेकार माओं के लिए, जो हामला औरतें हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है कि पहले वो कॉल करें, पहले स्क्रीनिंग करवा लें, और जरूरत हो तो वो आएं, और जिस तरह से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये इन बातों का ख्याल रखते हुए और फिर वो अपनी टेस्टिंग करवाएं। बहुत सारे इदारों में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्टिंग हो रही है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऑफ कोर्स वो उसके चार्जेस हैं, लेकिन जो ये हेल्पलाइन है जो आम पब्लिक के लिए ओपन हुई है टेली स्क्रीनिंग के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और फिर वो टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की साइट से जाके करवा सकते हैं अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है, जो कि दैट्स फाइन। सो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ है या WHO की जो रिकमेंडेशन है, वो भी यही कहती है कि पहले फोन करके आप बात कर लें प्रोवाइडर से कि कितनी जरूरत है आपको आने की, और उसके बाद फिर वो आए किसी हेल्थ फैसिलिटी में। उरुसा, आपसे मेरा सवाल कि इस वक्त कोई क्या खास मखसूस कोई ऐसा वार्ड बना हुआ है जहां पे वो हामला खवातीन जो ज़चकी के करीब है, डिलीवरी के करीब है, कोविड पॉजिटिव है, और उनको आपने बच्चा उनका पैदा करना है, तो क्या ये कोई मखसूस इसका वार्ड बना हुआ है कि आम अस्पतालों में हो सकता है पॉसिबल? आप जवाब दीजिएगा मुझे। ओके, इसमें क्योंकि ये मैं कब से सोच रही हूँ, मेरे जहन में ये बात कब से गर्दिश कर रही है। जी नहीं, ये बिल्कुल, और ये किसी भी उस औरत के जहन में आ सकती है बात जो प्रेग्नेंट है, राइट? जी। अनफॉर्चुनेटली नो, ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको सेपरेट रूम में रखा जाए, उनके इंतजामात इस तरह किए जाएं कि वो सेफली बच्चे को डिलीवर कर सके। अनफॉर्चुनेटली मगर देखिए, ये आपने जवाब मुझे सही दिया उरुसा साहिबा, के बच्चे को सेफली डिलीवर कर सके, मगर उस दौरान जो डॉक्टर्स उसको हाथ लगाएंगे, जो नर्सेज होंगी, क्या वो उसी कपड़ों में जाएंगी? वो जो 3 जो आपके तह होती हैं कपड़ों की, क्या वो पहन के जाएंगी अंदर?
और क्या वो लोग महफूज हैं इस मामले में कि जब वो बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, वो खातून कोविड पॉजिटिव है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो ऑपरेशन थिएटर है, क्या वो महफूज है आप लोगों के लिए बाद में किसी और खातून का इस्तेमाल करना? इसमें ये हो रहा है, हाँ बिल्कुल, इसमें ये हो रहा है कि जो ये कंडीशंस हैं जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, ओके, मौजूद हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसकी तादाद इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट मुहैया कर रही है, प्राइवेट में मुहैया हो रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी कहा था कि इतनी नहीं हो रही है, इतनी क्वांटिटी इतनी पूरी नहीं है हमारे पास जो होनी चाहिए। इसके बाद डिसइंफेक्टेड उस रूम को पूरा करवाना कि एक मरीज जाए तो आप दूसरा मरीज ले सके। बिल्कुल। उसकी क्वालिटी इतनी प्रॉपर नहीं है। कुछ अस्पताल में, स्पेशली गवर्नमेंट अस्पताल में, ये देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से उस कमरे की सफाई इतनी प्रॉपर नहीं हो रही कि आप दूसरा मरीज या दूसरी माँ को उसके अंदर ले सकें, जिससे ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है। हमें ये देखना है कि जो मैंने अभी कहा कि एज अ मिडवाइफ, एज अ डॉक्टर, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं और उस माँ को हम कैसे बचा रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हम जितनी भी सप्लाईज हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका प्रॉपरली यूज करें उसको। कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि N95 का मास्क पहना गया है, लेकिन आप पेशेंट एरिया में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास, हाँ, तो अगर आपके पास वसाइल की कमी है या रिसोर्सेज कम है, तो हमें कोशिश करें कि हम उसको इस तरह यूज करें कि जहां पे उसकी जरूरत हम उसको वहां यूज करें, ताकि राइट पेशेंट पे राइट इक्विपमेंट राइट जगह पे यूज हो सके। जनाब हमारे साथ हैं आज, क्योंकि इंटरनेशनल मिडवाइफरी डे है, और आज इनको हम इसलिए खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि इनके बगैर, जिस तरह से तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि मुमकिन नहीं होता कि घर में जो डिलीवरी होती है खवातीन की या हॉस्पिटल्स में, ये किसी भी तरीके से महफूज हो सके, इनकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इनको खराज तहसीन पेश करते हुए 105 और हमारी तमाम टीम और इनका शुक्रिया अदा करते हुए कि नो डाउट अभी हालात मुश्किल हैं, इनके लिए भी चैलेंजेस हैं, इनके भी घर बार हैं। इनसे ये भी पूछते हैं कि इनका फैमिली कैसा है, क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा सा इनके सफर के बारे में भी पूछते हैं, मगर इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आप साथ देते रहेंगे हमारा। We will be right back after this short commercial break. कोरोना के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात, वेंटिलेटर्स और लाइफ सेविंग गियर फराहम करने में हमारी मदद करें। 111 डोनेट पर कॉल करें या www.siut.org पर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि SIUT अपना है। कब तक रात
कब तक याद न आओगे, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक दिल की खैर मनाए। बीता दी उम्मीद का मौसम, बीता दी उम्मीद का मौसम, ख्वाब उड़ती है आँखों में, कब भेजोगे दर्द का बादल, कब भेजोगे दर्द का बादल, कब बरखा बरसाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद न आओगे, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक दिल की खैर मनाए, कब तक राह दिखलाओगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक चैन की मोहलत दोगे, कब तक याद न आओगे। Your number one hit music station. Hit music station. Music 105 FM. Janabi Ali, welcome back, and your host Shireen Akhtar with a special dedication to जितनी भी हमारे दुनिया में तमाम मिडवाइफ्स हैं, उनको हम आज खराज तहसीन इसलिए पेश कर रहे हैं कि फ्रंट लाइन पे होती हैं न, कि जो बॉर्डर लाइन होती है, इस तरह से हमारा फौजी होता है, इसी तरह जब हमारी बच्चों की पैदाइश हो रही होती है तो ये पहले होती है, इससे पहले कि डॉक्टर्स भी सामने पहले ये तैयार करती हैं, सूरत हाल का जायजा लेती हैं, फिर डॉक्टर को बोलती हैं कि अब आप आ जाए, अब आपकी जरूरत हो गई। तो ये मामला इनके बगैर मुमकिन नहीं होकर इनके अंदर वो खुदा तरसी, हमदर्दी और वो इंसान से मोहब्बत ना हो तो आई थिंक फिर बड़ा मुश्किल होता है। क्या आप कभी पेशेंट्स को डांटते वगैरह हैं कि चुप जाओ, शोर नहीं करो, फलाना फलाना ढीम ढीमी? मैंने बहुत सुना कहते हैं कि नर्सें बहुत डांट रही होती है, तो ऐसा है? आप हंसी है, इसका मतलब आपने भी किसी को डांटा हुआ है? जनाब आ जाए, आप सच बोल रहे हैं आज। When I was pregnant, अच्छा जी मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी थी। अच्छा, आपको डांट पड़ी थी? अच्छा, ओके, और क्यों डांट? डॉक्टर साहब खुद नहीं समझ में आ रही थी? लाइक जब वो पेन्स होते हैं, तकलीफ है, ऑफ कोर्स दुनिया का सबसे दर्द ज़े जो है कहते हैं, इसमें पूरी अब हमारी पूरी दुनिया तड़प रही है, एक किस्म का ये दर्द ज़े ही है। जिस तरह से हम पेंडेमिक में है और हीट वेव है और दुनिया की बला शला जो है, तो ये भी औरत भी उस वक्त एक मखसूस पीरियड के लिए दर्द ज़े में कराती है और उसमें उसका झाड़ सुनने को मिलती है। तो वो आप डांटती हैं कि डॉक्टर डांटती है? दिस इज सो सैड। आई मीन होना नहीं चाहिए। बिल्कुल जो हो रहा है जी, ये राइट्स हैं वुमेन के, और वुमेन को, औरत को पता होना चाहिए कि उसका ये हक है कि जजगी के दौरान उसे रिस्पेक्ट दी जाए। तकलीफ होती है बिल्कुल, और प्यार से और हमदर्दी से उससे जो है वो पेश आया जाए। बेशक। व्हाइट रिबन अलायंस की बहुत बड़ी स्टडी थी जिसमें उन्होंने देखा कि औरतों पे क्या उनके हुकूक किस तरह से जो है वो मारे जा रहे हैं ड्यूरिंग हमल और
जचगी के दौरान, और उसमें से एक ये था कि जिसमें औरत को के साथ बुरा रवैया जो है वो बुरा रवैया रखा जा रहा है. सो वुमेन के राइट्स हैं कि उसे एज अ मिडवाइफ हमें उसे समझाना चाहिए, हमें बताना चाहिए, और कि आपका ये हक है कि आप इसके खिलाफ जो है वो बोल सकें या उन्हें रोक सकें जो आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं. और मिडवाइफ्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये अपने प्रोवाइडर्स को में ये एजुकेट करना होगा कि वो इस तरह से ना करें, क्योंकि दिस इज नॉट राइट विथ वुमेन. तो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कहते हैं इसे हम, कि रिस्पेक्ट के साथ औरत को इस प्रोसेस के दौरान फैसिलिटेट किया जाए, जो कि हक है औरत का. तो इस बात के बारे में दुनिया भर में बहुत बात होती है, दुनिया में बात होती, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. आई एम सॉरी टू से, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इस चीज को लेकिन जब हम बहुत सख्त रवैया होता है डॉक्टर्स का भी और नर्सेस का भी. दे आर वेरी रूड, और चुप कर जाओ, शोर नहीं करो, बाहर लोग आवाज सुन रहे हैं. मतलब औरत को अजियत है इस वक्त, तो बेचारी उसके बस में नहीं होता. तो बेशुमार चीजें हैं, मगर ये चीजें अगर आप जैसी मिडवाइफ्स अगर हों तो आई थिंक मामलात बहुत ही अच्छे तरीके से हम लेके चल सकते हैं. कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई ऐसा पेशेंट आया हो डिलीवरी के दौरान जहां पे डॉक्टर आपकी साथ ना हो और आपको घबराहट हो रही है, हाथ पांव फूल रहे हैं, और आपने अकेले ही उसको पैदा किया हो, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है किसी भी सूरत, पता नहीं किसी भी वजह से हो सकता है. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? फिर मैं सादिया आपकी तरफ आऊंगी. जी उरूसा. बिल्कुल हुआ है, जैसे काफी साल हो गए, लेकिन जैसे मैंने हुआ है ये बिल्कुल हुआ है. जैसे मैंने कहा ना कि अगर लो रिस्क वुमेन है और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो तो हम अकेले ही डील करते हैं, उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती जी. और उसमें डॉक्टर का आना उस लेबर रूम में या उस हॉस्पिटल में, उस क्लिनिक में जरूरी नहीं होता. मिडवाइफ उसको अकेले ही हैंडल कर सकती है. हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जैसे नॉर्दर्न पाकिस्तान, जैसे इंटीरियर सिंध, वहां पे ऐसे हजारों बर्थिंग सेंटर हैं जिसमें डॉक्टर्स दूर दूर तक अवेलेबल नहीं होते. मिडवाइफ्स अकेले तनहा इंडिपेंडेंटली वो अपना सेंटर चलाती है, जिसमें उसकी ड्यूटी 24/7 उसका रहना वहीं, उसका खाना वहीं, और वहीं पे उसका क्लिनिक, वहीं पे उसका बर्थिंग सेंटर, और वो अकेले सारी माओं को हैंडल करती है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि मिडवाइफ का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है. बेशक, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कॉम्पिटेंट हैं, अपने महारत रखते हैं अपने पेशे में, तो फिर आप अकेले भी हैं, तन्हा भी हैं, आप कर लेंगे. यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल आगे करते हुए कि कॉन्फिडेंट कौन सी हो सकती है. देखिए, आपकी बेसिक तालीम आपने कहा कि ग्रेड 10 तक होनी चाहिए, यानी कि 10वीं जमात पास मिडवाइफ बन सकती है, सिर्फ मिडवाइफ, राइट? एम आई करेक्ट? जी, इस वक्त मुल्क में ये है, इस वक्त मुल्क में ये लॉ है. जी. अच्छा, अब आप फर्ज करिए एक लड़की ने बड़ी किसी आम स्कूल से, एक आम से तालीम ली हुई है, और उसके बाद वो इसमें आ गई है मिडवाइफ में, शी हैज बिकम मिडवाइफ नाउ. तो उस सूरत में क्या उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसमें अंदर स्ट्रेंथ होती है? ये बहुत बड़ा काम होता है. कुछ खुदा ना खासा गलत हो जाए तो 2 जाने उस वक्त उसके हाथ में होती हैं. तो कितनी % मिडवाइफ्स हैं जो अकेले ही इस मामले को संभाल लेती हैं बगैर खौफ और नई वाली, जो बिल्कुल बहुत ही छोटी बस्तियों से, आबादियों से, जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां पे बात करना नहीं दी जाती? तो कितनी हद तक ये चीज मुमकिन बना रहे हैं आप लोग? वो बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, हाँ, ताकि लोगों को ही पता हो ना कहाँ जाना है. नहीं, आई एग्री विथ यू. कुछ देखिए, इसमें जो ना ट्रेनिंग का बड़ा हाथ होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली. बेसिक एजुकेशन की बात नहीं कर रही, मिडवाइफरी एजुकेशन की बात कर रही हूँ कि मिडवाइफरी एजुकेशन आपने कहाँ से ली, आपको टीचर्स कितने कॉम्पिटेंट मिले, आपने पढ़ाई कितनी अच्छी करी, और आपको फिर प्रैक्टिस के कितने मौके मिले, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू मेक श्योर कि आप वो सारी कॉम्पिटेंसीज ले लें जो आपको एक माँ को और बच्चे को हैंडल करने में चाहिए, जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ जिसको इंडोर्स करता है. ये अगर आपने कर लिया है शुरू के, जैसे डॉक्टर्स MBBS कर लें या हम नर्सेस डिप्लोमा ले लें, शुरू का 1-1.5 साल आपको अपने उसमें माहौल में और उस अपने रोल में आने में वक्त लगता है.
लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी ली है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना सेंटर चला सके, आप अपना क्लिनिक में माँ को अकेले देख सकें। लेकिन हमारे यहाँ आपने कहा सेंटर चला सकें, अपना बर्थिंग सेंटर खुद चला सकें, खुद अकेले अकेले। और मिडवाइफ्स के पास हमारे पाकिस्तान में मिडवाइफ्स लाइसेंस्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, आपने कहा खुद चला सके, फर्ज करें उस दौरान एक सी सेक्शन आ जाता है, फिर क्या करे? वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हमारी मिडवाइफ्स यूजुअली क्या करती तो क्या है, इतना हमारा कनेक्शन बनाकर रखती है अपनी कम्युनिटी में, अपने डॉक्टर से। ओके, ठीक है। करीबी अस्पताल से, कि मेरे घर के जो करीब अस्पताल है या मेरी क्लिनिक से जो नजदीक अस्पताल है, उससे अपना राब्ता बनाकर रखे। तो इसीलिए जब मैं सेंटर खोलूं या मैं इब्तदा करूं, तो मुझे पता हो कि मेरे अतराफ में क्या क्या सहूलियात मौजूद है, कितने अस्पताल हैं, डॉक्टर्स कौन से हैं, कहाँ पे सी सेक्शन होता है, ये मुझे पता होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कभी मुझे माँ को रेफर करना पड़े या माँ को मैं हैंडल ना कर सकूं, तो मैं इमीडिएटली उस माँ को रेफर करूं ताकि माँ और बच्चे की जान बच जाए। तो ये कॉम्पिटेंसी में आता है कि मैं वो जज ये फैसला कर सकूं, मुश्किल फैसला, मैं डिसीजन कर सकूं, मैं माँ को जांच पड़ताल के बाद ये फैसला कर सकूं कि मेरी माँ को मुझे रेफर करना है या मैं खुद कर सकूं। आप तो प्रेसिडेंट हैं और एसोसिएट जनाब, आप एसोसिएशन की मिडवाइफरी, सादिया, क्या आप भी ये फैसला कर सकती हैं? किस हवाले जो मैं ये बात कर रही हूँ, फर्ज कीजिए कि आपने अपना सेंटर खोल लिया, जी बिल्कुल, बच्चों को पैदा करने का, और वहाँ पे एक आपके पास कोई सीरियस पेशेंट आ जाती है, सी सेक्शन जाती है, तो उस सूरत में आप भी ये फैसला कर सकेंगी और किसी डॉक्टर से राब्ता करके उनको बुला लेंगे, वहाँ पर उनको भेज। देखिए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, ओके। जो महारतें मिडवाइफ सीखती हैं जी, उनमें सबसे जरूरी जो सिखाते हैं वो ये है कि आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ वार्निंग साइंस सिखाए जाते हैं, कि जो खतरे की अलामात हैं उन्हें हम पहले से हमें बता दीजिए। मिसाल के तौर पे माँ का ब्लड प्रेशर, वो हर विजिट पे जो हम चेक करते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, माँ में खून की कमी है, उसकी निशानियां, जो बेसिकली जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उसके हवाले से पहले से सिखाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि खतरे की निशानियां जिन्हें हम कहते हैं। तो खतरे की निशानियां देखकर टाइमली रेफर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सिखाया जाता है, महारत का हिस्सा होता है, मिडवाइफरी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और जितना जल्द वो खतरे की निशानी या अलामत जो है वो पहचानी जाएगी, उतना जल्दी रेफरल होगा और उतनी जल्दी जो है वो माँ को सही केयर मिलेगी अप्रोप्रिएट सेंटर में जाके। सो आई एग्री विद अरूसा के कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो अच्छी एजुकेशन और प्रैक्टिस से आता है। तो टीचर्स जो है वो अगर कॉम्पिटेंट होती हैं तो स्टूडेंट भी कॉम्पिटेंट निकलते हैं, जो मिडवाइफ्स जो पढ़ के निकलती हैं। जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है, मिडवाइफ लेड मॉडल की बात करते हैं कि जब अस्पतालों में मिडवाइफरी लेड मॉडल चलता है, यानी मिडवाइफ्स अपने क्लाइंट्स देख रही होती हैं और वो अपने साथ स्टूडेंट्स को रखती हैं और वो भी सीखते हैं मिडवाइफरी स्टूडेंट्स को, और वो फिर उनकी केयर करते हैं। तो ये सबसे अच्छा मॉडल होता है कि जो कि मिडवाइफ को महारत देता है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये कि देखें, डिप्लोमा इन मिडवाइफरी की बात है, कम्युनिटी मिडवाइफरी का डिप्लोमा है जो बहुत सारी मिडवाइफ्स करती हैं। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। जितनी एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी, उतनी कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट मिडवाइफ होगी। तो अब बैचलर्स इन मिडवाइफरी जो है वो हमारे कंट्री में जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज आ गई हैं मिडवाइफरी की, वो बहुत हम शुक्रगुजार हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आगा खान यूनिवर्सिटी के भी और गवर्नमेंटल लेवल पे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का सपोर्ट था और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट था उसमें। और अब जो है वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में भी जो है वो इसके लिए काम हो रहा है, और वो अनाउंस उन्होंने किया है। डॉक्टर शेरशाह जी, डॉक्टर शेरशाह जो है वो भी बहुत प्रो हैं इसके, वो भी इस पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि मिडवाइफ की हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो बैचलर्स इन मिडवाइफरी अब कंट्री में आ गया है। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर वी विल सी के मास्टर्स आएगा और फिर पीएचडी मिडवाइफ्स पाकिस्तान देखेगा, और उस टाइम पे जो है वो देख रहे हैं हम, वैसे आई होप कि जल्द हम देखें ख्वाब जो है वो जो बैचलर्स का देखा था बहुत जरूरी है। पूरा तभी हो सकता है ना जब ख्वाब होगा।
तो दूर नहीं है, जैसे बैचलर्स कंट्री में आ गया है वैसे हम मास्टर्स देखते हैं, और इंशाअल्लाह। जितनी हायर एजुकेशन होगी उतनी कॉम्पिटेंट कॉन्फिडेंट जो है वो मिडवाइफ होगी, माओं और बच्चों की सेहत उतनी बेहतर होगी। जैसे आपने कहा ना कि 10वीं पास के बाद जी जी, मैं इसी पे, हाँ, उसमें फिर तो, वो, हाँ बिल्कुल, वो डेफिनेटली वो लड़की भी छोटी है, इतनी मेच्योरिटी इतनी उसमें नहीं होती है जी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम कंट्री में ये काम हो रहा है कि एटलीस्ट वो 12वीं पास तो हो, 12वीं पास हो, 3 साल का कोर्स हो, ताकि बाय द टाइम वो ग्रेजुएट हो तो वो खुद भी इतनी मेच्योर हो कि वो माँ को या उस खवातीन को अपनी क्लिनिक में हैंडल कर सके। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है या जो कोई गोट के डॉक्टर शेरशाह है? जो मैंने बड़ी अजीब सी बात की है। जिससे आप सीख सके, वो आपके रोल मॉडल्स हैं, राइट? सो कंट्री में हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। बेशक, बेशक। और डॉक्टर शेरशाह उनमें से एक हैं। नो डाउट। डॉक्टर रफत जान है उनमें से, मिसेज इम्तियाज कमाल है जो मिडवाइफरी एसोसिएशन के पहले बानी है, प्रेसिडेंट। कंट्री और मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो हमारे साथ मिलकर आगे मिडवाइफरी को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। काम थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो नहीं, बहुत स्लो है अभी। मैं मॉडेस्टी से काम ले रही हूँ, राइट? लेकिन काम थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आप मेच्योर हों, कॉम्पिटेंट हों और कॉन्फिडेंट हों। चलिए, मैं सादिया से भी इनका आखिरी नोट लेकर और आपका पैगाम अपनी खवातीन तक के हमल में सबसे अहम चीज जो उन्हें करनी चाहिए ताकि वो 9 महीने के बाद एक सेहतमंद, प्यारा, नॉर्मल बच्चा जो है वो अपने हाथों में ले और उससे प्यार करें और उसको परवान चढ़ाएं। बड़ा मुश्किल काम है ये। तो आपका आखिरी पैगाम, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल न्यूज ब्रेक की जाने मूव कर रहे हैं। जी, देखें, औरतें, हमारी माओं से ये मैं पैगाम देना चाहूंगी कि हमल के दौरान, ज़चगी के दौरान, ऑल्दो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन किसी भी वक्त कोई पेचीदगी आ सकती है। ये बहुत जरूरी है कि आप मिडवाइफ्स से जो है वो मिलते रहें, अपना चेकअप करवाते रहें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान। एंड करना का बड़ी माजरत चाहती क्योंकि वक्त हुआ न्यूज ब्रेक का। जनाब, हमारे साथ ही 2 बड़ी प्यारी मिडवाइफ्स, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे है मिडवाइफरी का, प्रेसिडेंट थी जनाब उरूसा लाखानी साहिबा और सादिया साहिबा। तो कल तक के लिए आपसे चाहूंगी इजाजत, रखिएगा ढेरों ख्याल, एहतराम कीजिए इनका क्योंकि ये वाकई काबिल एहतराम है। अल्लाह हाफिज। Hot FM 105, Hot FM 105, Hot FM 105.